हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आरसीसी के आईएस कोड के नेक्स्ट पार्ट में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। मतलब डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में बात करेंगे। देखना ध्यान से, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया होता क्या है और उसमें क्या कंसीडर करना होता है। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को बेसिकली दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट वन डिफ्लेक्शन लिमिट क्या होती है और सेकंड वन हम बात करेंगे डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो देखना ध्यान से, डिफ्लेक्शन लिमिट के बारे में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, जो टोटल किसी भी स्ट्रक्चर में जो टोटल डिफ्लेक्शन आता है वो ड्यू टू लोडिंग आ सकता है, ड्यू टू टेम्परेचर आ सकता है, ड्यू टू क्रीप आ सकता है, ड्यू टू श्रिंकेज आ सकता है, या फिर उसके खुद के स्ट्रक्चर पे कोई उसका सेल्फ वेट है उसके कारण से उसमें डिफ्लेक्शन आ सकता है। बात समझ में यहां तक। सोम के अंदर जो आप स्टडी करते हो दैट इज द थ्योरेटिकल डिफ्लेक्शन वैल्यूज। यहां पर हमें एक्चुअली डिफ्लेक्शन की लिमिट्स बतानी होती है कि आप किसी भी टाइप का मेंबर है उसके लिए आप डिफ्लेक्शन की लिमिट क्या रखोगे। क्लियर है तक? चलते हैं, बात करते हैं। देखना, फर्स्ट वन डिफ्लेक्शन लिमिट की बात करते हैं। देखो, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं डिफ्लेक्शन लिमिट्स के अंदर, उसको हम पूरा ध्यान से समझेंगे कि वो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट? द फाइनल डिफ्लेक्शन, फर्स्ट वर्ड याद रखेंगे, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट। किस किस का इफेक्ट? फर्स्ट वन वो टेम्परेचर का इफेक्ट कंसिडर कर रहा है, सेकंड वन वो क्रीप का कंसिडर कर रहा है, देन वो श्रिंकेज का कंसिडर कर रहा है। एंड मेजर्ड फ्रॉम द कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ फ्लोर, रूफ एंड अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? आप जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर डिजाइन करते हो उसके लिए फाइनल डिफ्लेक्शन की वैल्यू टेम्परेचर, क्रीप और श्रिंकेज को इंक्लूड करते हुए कुछ दी गई है कि उस लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। वो लिमिट क्या दी गई है? दैट इज एल इफेक्टिव अपॉन 250। एल इफेक्टिव का कोडल प्रोविजन मैं पहले भी करवा चुका हूं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ किसी इफेक्टिव लेंथ अगर हमें अलग अलग बीम की निकालनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखना, इफेक्टिव लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एल इफेक्टिव आपको पता होगा डिवाइड बाय 250, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो भी स्ट्रक्चर रहेगा वो अपने डिफ्लेक्शन लिमिट्स में रहेगा। तो देखना ध्यान से, होता क्या है, इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का। ये कोई बीम बनाई हमने या फिर कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जिसका बॉटम लेवल जहां से हमने उसको कास्ट करना स्टार्ट किया, इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब ये अगर ये स्लैब है तो स्लैब का सबसे बॉटम पार्ट है। क्लियर है? अपनी रूफ जो हमें नीचे से अभी आप जैसे किसी रूम में तो ऊपर जो रूफ दिख रही होगी उस पार्ट की बात कर रहे हैं। उसमें जो ये डिफ्लेक्शन आता है वो एल इफेक्टिव अपॉन 250 से कम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है तो देखो, इसमें इंक्लूड इफेक्ट किस किस का किया जाता है? इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ डेड लोड आएगा, एक तो इसमें लाइव लोड आएगा। इसका मतलब जो लोडिंग का इफेक्ट था वो आ जाएगा इसमें। ये क्या हो गया? लोडिंग इफेक्ट हो गया। क्लियर है? प्लस इसमें क्या क्या इफेक्ट आ जाएगा और इसने बताया कि इसमें आप टेम्परेचर इंक्लूड कर सकते हो, श्रिंकेज इंक्लूड कर सकते हो एंड इसके साथ साथ आप क्रीप के इफेक्ट को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये होगा आपका फर्स्ट, और इसको पहचानने की टेक्निक है वो स्टेटमेंट में। आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं याद रखना। ड्यू टू ऑल लोड्स, इसमें आपको क्या देखना है? द फाइनल डिफ्लेक्शन। अगर वो फाइनल डिफ्लेक्शन देता है तो फाइनल डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन एल इफेक्टिव अपॉन 250, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसमें कौन कौन सी लोडिंग का इफेक्ट कंसिडर कर रहा है? डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस टेम्परेचर प्लस श्रिंकेज एंड क्रीप, ये सारे इफेक्ट कंसिडर कर रहा है। क्लियर है? अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट में बात करते हैं। देखो, सेकंड पॉइंट में क्या स्टेटमेंट दिया गया है? द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग, किस किस को इंक्लूड कर रहा है? ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट पूरा क्लियर करता है अपने आप को। इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ किसका? टेम्परेचर। फर्स्ट वन क्या हो गया हमारे पास? टेम्परेचर, सेकंड वन क्रीप एंड श्रिंकेज। मतलब दोनों ने ही टेम्परेचर, श्रिंकेज एंड क्रीप के इफेक्ट को तो कंसिडर किया है। क्लियर है? अक्रिंग आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज। मतलब ध्यान देना, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपने कोई भी पार्टीशन की बात नहीं की, इसमें ओनली स्ट्रक्चर बनाया है और उसके फाइनल डिफ्लेक्शन को मेजर कर रहे हो। अब क्या होता है, स्ट्रक्चर बना दिया और थोड़े टाइम बाद आपका मूड चेंज हुआ और आपने क्या किया, बड़ा रूम था, बड़ा हॉल था, उसमें पार्टीशन कर दिया, या फिर आपने कुछ फिनिशेज प्रोवाइड किए, जैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस प्रोवाइड करनी थी, अप्लायंस प्रोवाइड करने थे, जैसे परमानेंट बेड प्रोवाइड कर रहे हो, तो वैसे कुछ अप्लायंस लगाते हो या परमानेंट इसके अंदर कुछ भी एप्लीकेशंस लगाते हो, एक्स्ट्रा जो लोड आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेज और पार्टीशन,
इन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास इसकी जो लिमिट दी गई है एल इफेक्टिव अपॉन 350 और 20 mm दी गई है। मतलब इसकी लिमिट को क्या दिया गया है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई 350 और 20 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनमें से भी कौन सी वैल्यू अडॉप्ट करनी है, जो लेस वैल्यू होगी। क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद देखो इस डायग्राम में हम देखते हैं, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया कास्ट लेवल। मतलब यहां पर अभी हम जैसे बात कर रहे थे स्ट्रक्चर का सबसे बॉटम पार्ट, ठीक है, बना दिया कास्ट लेवल से। तो इसमें मैंने दो डिफ्लेक्शन दिखाए हैं। मैंने इसमें दोनों पार्ट को अलग अलग बताएंगे। दोनों पार्ट अलग अलग का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर देखना, ये वाला जो पार्ट होगा वो किसको डिनोट कर रहा है और ये वाला पार्ट होगा वो किसको डिनोट कर रहा है। ये पार्ट आपको डिनोट कर रहा होगा डेड लोड। जितने भी डेड लोड आ रहे होंगे, परमानेंटली जो अटैच्ड लोड होते हैं वो डेड लोड होते हैं। डेड लोड प्लस पार्टीशन का लोड प्लस इसमें एक लोड और कंसीडर हो जाएगा, दैट इज फिनिशेज। अब देखो इतना तो उसके कारण से हो गया। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाई होगा, दैट इज लाइव लोड प्लस, एक तो लाइव लोड आ गया, प्लस जितने भी आपको इफेक्ट दे रखे हो, टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज, टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज। इनके कारण से जो टोटल जो डिफ्लेक्शन आता है, अगर मैं इस ओवरऑल डिफ्लेक्शन की बात करूं, ये जो वैल्यू आपके कंसिडर होती है यहां से यहां तक की, ये जो लिमिट है ये एल इफेक्टिव अपॉन 350 और 20 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, विच एवर इज ग्रेटर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, डिफ्लेक्शन। यहां तक हमने लिमिट बताई, अगले पार्ट में बात करेंगे डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। देखना फर्स्ट पार्ट हमने बात कर लिया था डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या थे। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में डिफ्लेक्शन लिमिट क्या गिवन थी। अब सेकंड पार्ट की हम बात करने वाले हैं कि हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल। देखो डिफ्लेक्शन अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे ना आप किसी भी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगी और जिसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए IS 456 ने क्या दिया, एक आपको सिंप्लीफाइड वर्जन दे दिया कि आप जो रिगार्डिंग बीम्स है, टाइप ऑफ बीम के कोरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। क्लियर है। तो उसके लिए उसने कुछ क्राइटेरियाज दिए अलग अलग बीम के, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम का अलग दे दिया, कैंटिलीवर का अलग दे दिया और कंटिन्यूअस बीम का अलग दे दिया। उसने स्लैब के कोरस्पॉन्डिंग भी कुछ क्राइटेरिया दिए, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग हम बात कर रहे हैं यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम, कंटिन्यूअस बीम और कैंटिलीवर बीम के कोरस्पॉन्डिंग क्या क्राइटेरिया दिए। देखो ध्यान से समझना कि जो आपका डिफ्लेक्शन कंट्रोल किया जाता है, फर्स्ट थिंग डिफ्लेक्शन जो कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है, कोड ने बताया कि आप स्पान टू द डेप्थ रेशियो को अगर परमिसिबल लिमिट में ले आओगे, स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ के रेशियो को अगर आप परमिसिबल लिमिट में ले आओगे तो आपका डिफ्लेक्शन कंट्रोल हो सकता है। कि आपको ये रहेगा कि आपका जो डिफ्लेक्शन है वो एक लिमिटेड वे में रहेगा। और आपको देखना डिफ्लेक्शन जब भी होता है तो देखो उसमें जैसे हमने फर्स्ट क्राइटेरिया की बात की थी, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में मैं बात करता हूं, फर्स्ट जो पॉइंट सबसे पहले बात की थी डिफ्लेक्शन लिमिट में, द फाइनल डिफ्लेक्शन। अब फाइनल डिफ्लेक्शन में आप ध्यान से देखना कि फाइनल डिफ्लेक्शन में हमें उस चीज की नीड क्यों हुई। मान लो आप स्ट्रक्चर में क्रैक देखते हो, स्ट्रक्चर में आपको क्रैक विजिबल हो गया, क्या आप वहां पर सेफ फील करोगे। आपकी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि स्ट्रक्चर में अगर क्रैक है तो वो मतलब डिफॉर्म हो सकता है या टूट सकता है स्ट्रक्चर। तो इसीलिए साइकोलॉजी और दिखने का भी जो उसका एस्थेटिक व्यू होता है, उन दोनों के पर्पज से स्ट्रक्चर में क्रैक नहीं होने चाहिए। इसीलिए वो तो उसकी क्रैक विड्थ की बात कर रहे थे, यहां पर जो हम बात करेंगे हम डिफ्लेक्शन को पहले ही कंट्रोल कर देंगे। तो देखो डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि कौन से रेशियो काम में लिया जाता है, दैट इज द स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। क्लियर है। अब स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखना ध्यान से, आपका जो स्पान टू द इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो है, इसको हम पूरा कंप्लीट ध्यान से पढ़ रहे हैं, दैट इज द ए वैल्यूज इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 एंड रिडक्शन फैक्टर। 4 टाइप के इसमें फैक्टर काम में लिया जाता है। हर एक पॉइंट को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो स्पान टू द डेप्थ रेशियो ये बताया गया, सबसे पहले हम इंडिविजुअल वैल्यूज को कंसीडर करके चलते हैं, फिर उसके बाद उसमें पार्ट ऐड करते जाएंगे। तो मैं यहां पर एलोबरेट करूंगा इस पार्ट को, यहां इसको मेंशन करता जाऊंगा। ध्यान देखना कि आपका मान लो स्पान टू द डेप्थ रेशियो,
जो भी है स्पान टू द डेप्थ रेशियो है, उसके लिए ए वैल्यूज क्या गिवन है? तो उसके लिए जो ए वैल्यूज गिवन है वो कोड ने टाइप्स ऑफ बीम के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को दिया है। टाइप्स ऑफ बीम के अकॉर्डिंग क्या वैल्यूज दी है? फर्स्ट वन अगर हम बात करें, अगर आपकी बीम कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए इसने वैल्यूज दी 7, सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके लिए वैल्यूज दी 20, और कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस टाइप की बीम है तो उसके लिए वैल्यू दी 26। बट दीज वैल्यूज आर अप्लीकेबल व्हेन स्पान अप टू 10 मीटर। मतलब ए वैल्यूज है वो कब तक अप्लीकेबल होगी कि स्पान की जो लिमिट है, स्पान अप टू 10 मीटर होना चाहिए, मतलब 10 मीटर की रेंज में होना चाहिए, तब तक तो ए वैल्यूज है वैलिड। बट अगर स्पान 10 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या करना होगा? तो स्पान जब 10 मीटर से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में जो मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 है ये काम आता है। क्लियर है? तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 है वो किसके लिए? व्हेन स्पान इज ग्रेटर देन किससे? 10 मीटर। स्पान की वैल्यू क्या हो जाए? 10 मीटर से ज्यादा हो जाती है, तब मॉडिफिकेशन फैक्टर काम में आता है। तो देखो फर्स्ट वैल्यू हमें ए वैल्यूज समझ में आ गई, मतलब यहां पर हम ए वैल्यूज को पुट कर देंगे, टाइप ऑफ बीम के अकॉर्डिंग स्पान टू द डेप्थ बन जाएगा। क्लियर है? बट वैलिड कब तक? स्पान अप टू 10 मीटर। अब स्पान ग्रेटर देन 10 मीटर हो गया, ग्रेटर देन 10 मीटर हो गया तो हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 अप्लाई करना होगा। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? ए वैल्यूज के साथ एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन फैक्टर 1। और मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 को कहा जाता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 मतलब मल्टीप्लाई करना है, इसको बोला जाता है 10 बाई स्पान। कोड ने क्या बताया इसको? आप इसको एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 10 बाई स्पान। तो 10 बाई स्पान किसके लिए हो गया? जब व्हेन स्पान इज ग्रेटर देन 10 मीटर। तो इसका मतलब हम यहां पर इसको एलोबरेट करने के लिए लिख सकते हैं कि यहां पर अगर लिखना चाहूं तो a इंटू 10 बाई स्पान लिख सकता हूं। यहां तक बात समझ में? तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू क्या होगी? 10 बाई स्पान। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 किस लिए प्रोवाइड होता है। तो देखो मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 है वो प्रोवाइड होता है परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट। देखो यहां पर मेंशन भी किया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट के लिए मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 दिया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब देखो मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 दे दिया परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट के लिए। मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 होता है परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट मॉडिफिकेशन फैक्टर 3। और रिडक्शन फैक्टर इसको बोला जाता है, इसका रीजन भी समझेंगे। ये किस लिए दिया जाता है? ये फ्लैंज सेक्शन के लिए दिया जाता है। वैसे इसका यूज कहां होता है? फ्लैंज सेक्शन में। अब हम यहां तक दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, a इंटू 10 बाई स्पान तक का पार्ट। अब हम इसको मॉडिफिकेशन फैक्टर 2, 3 और रिडक्शन फैक्टर को डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो देखना ध्यान से, इसको मैं लास्ट में एट द एंड सारी चीजों को मेंशन करूंगा, ध्यान देना क्या होता है। अब मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 कहां काम आता है, मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 कहां काम आता है, उसके बारे में बात करें। कोई भी बीम होगी उसमें आप क्या प्रोवाइड करोगे? कोई भी बीम होगी उसमें आप टेंशन एनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करोगे, और इफ देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्रेशन एनफोर्समेंट देन यू आल्सो प्रोवाइड कंप्रेशन एनफोर्समेंट, तो इसका भी इफेक्ट कंसीडर होगा। मान लो रेक्टेंगुलर बीम है तो क्या इफेक्ट होगा, और फ्लैंज बीम है तो क्या इफेक्ट होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग भी देखना होता है हमें। तो देखना ध्यान से, फर्स्ट थिंग की हम बात कर रहे हैं टेंशन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है। टेंशन एनफोर्समेंट में ये जो वैल्यूज होती है, ग्राफ दिया गया है कोड में इसके हेल्प से हम वैल्यूज को निकालेंगे। तो यहां पर हम एफएस रखते हैं, एफएस की वैल्यूज। अब एफएस क्या होता है? एफएस जो स्ट्रेस इन स्टील बोला जाता है उसकी वैल्यू ली जाती है, दैट इज 0.58 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। मतलब आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो और रिक्वायर्ड कितना था, उन दोनों के रेशियो को 0.58 FY से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफएस की वैल्यू आ जाएगी यहां से। और एफएस की वैल्यू आएगी तो एफएस की वैल्यू तो आप इधर देखोगे, मतलब ये देखो यहां पर आपको, सॉरी यहां पर नहीं है एफएस, ये जो वैल्यूज है वो एफएस की वैल्यूज है। आप ग्राफ सेलेक्ट करोगे, अब इसके इंटरमीडिएट मान लो, ये मान लेते हैं 190 और 240, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू आ गई, मान लो 230 आ गई, तो हम इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर 230 आई तो 240 के पास में, और 190 के पास में आएगा तो 190 के पास में।
क्लियर है? एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट आपका कितना है, उस पॉइंट को पिक करेंगे और उसको इस लाइन से मीट कर देंगे और उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलाएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं स्ट्रेस की वैल्यू आपकी कुछ कितनी आ रही होगी, 230 मानते हैं। 230 मान रहे हैं तो जस्ट इसके पास एक लाइन ड्रॉ होगी, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ये कौन से स्ट्रेस की वैल्यू है, 230। यहां पर मान लो यहां पर कुछ हमारा परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील आया, हम उसको क्या करेंगे, इस लाइन से मीट करेंगे और उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राफ पर देख लेंगे और ग्राफ पर जो वैल्यू आएगी यहां से हम कोड से इस वैल्यू को पिक कर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 कंसीडर मिल जाए, मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 मिल जाता है। क्लियर है? बात समझ में आई यहां तक? ये मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 इस तरीके से निकलता है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा गया एसएससी जेईई में कि एज ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीजेस, ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज करते हो तो क्या इफेक्ट होता है, उसको भी हम ध्यान देंगे। पहले हम समझ लेते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो ध्यान से, ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज करोगे तो एफ वाई की वैल्यू बढ़ेगी, एफ वाई की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब एफ एस की भी वैल्यू बढ़ेगी और एफ एस की वैल्यू बढ़ेगी तो आप ग्राफ में नीचे की तरफ शिफ्ट होगे। और देखना ध्यान से, ग्राफ में नीचे की तरफ शिफ्ट होगे तो आप जितनी ग्रेड ऑफ स्टील को बढ़ाओगे उतना, मतलब जितना स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाओगे स्टील की, उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट भी कम रिक्वायर्ड होगा। मतलब आप इधर की तरफ मूव करोगे और इधर की तरफ मूव करोगे तो आप ग्राफ को ऊपर की ओर टच करोगे, जिससे वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। किसकी? मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की, या मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद चलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन एनफोर्समेंट। मतलब यहां पर हमने जो मॉडिफिकेशन फैक्टर प्रोवाइड किया है दैट इज मॉडिफिकेशन फैक्टर 3। किसके लिए? कंप्रेशन एनफोर्समेंट के लिए। तो देखना, इसको ध्यान से देखेंगे। देखो ध्यान से, मॉडिफिकेशन ये इस लाइन पर यहां पर जो प्रोवाइड किया गया है दैट इज द मॉडिफिकेशन फैक्टर। यहां पर भी क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर है। तो देखना, मॉडिफिकेशन फैक्टर 3, आप कोई भी वैल्यूज ले लो, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन वैल्यू मिलेगी। और 1 से ग्रेटर देन वैल्यू मिलेगी तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 है, उसकी हेल्प से मतलब हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन एनफोर्समेंट निकाल सकते हो। टोटल बीम पर कितना दिया गया, मान लो 1.5 था। हम इस ग्राफ को यहां मीट करेंगे और यहां पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को नोट कर लेंगे। ये आपकी मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 है। यहां से हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट, कि मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर है? क्योंकि हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे इसलिए वैल्यू कुछ तो ऊपर जाएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके बाद में मॉडिफिकेशन मतलब जो यहां पर हमने प्रोवाइड किया था दैट इज रिडक्शन फैक्टर। क्या प्रोवाइड किया था? रिडक्शन फैक्टर। और रिडक्शन फैक्टर में होता क्या है कि रिडक्शन फैक्टर में आप देखो ध्यान से, यहां पर जो दिया गया है रेशियो किसका दिया गया है, वेब विड्थ डिवाइड बाई फ्लैंज विड्थ, इन दोनों का रेशियो। फर्स्ट थिंग हम रिडक्शन फैक्टर के लिए बात करते हैं रेक्टेंगुलर बीम की, रेक्टेंगुलर बीम की, फिर हम बात करेंगे फ्लैंज सेक्शन में। ठीक है? तो देखना, रेक्टेंगुलर बीम में वेब विड्थ और फ्लैंज विड्थ दोनों बराबर होती है, तो इसका मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑलवेज जो रिडक्शन फैक्टर होता है वो हमें क्या मिलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 1 मिलेगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखना दूसरी चीज, फ्लैंज सेक्शन है। फ्लैंज सेक्शन है तो मतलब इसका मतलब वेब की विड्थ कम होती है और फ्लैंज की विड्थ ज्यादा होती है, देखा भी होगा। अगर हम टी सेक्शन की बात करें तो उसमें ये वेब विड्थ हो गई और ये आपकी फ्लैंज विड्थ हो गई। मतलब वेब विड्थ ऊपर है और फ्लैंज विड्थ नीचे, मतलब बड़ी वाली वैल्यू नीचे है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये वैल्यू है वो ऑलवेज क्या मिलेगी, लेस देन 1 मिलेगी। लेस देन 1 मिलेगी तो हमारा जो रिडक्शन फैक्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन फैक्टर भी ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। यहां पर इस केस में रिडक्शन फैक्टर इक्वल्स टू 1 आता है। यहां तक बात समझ में आई? ये था कुछ कहानी जो आपको दी गई थी। अब देखना इसके बाद अभी हम बात करते हैं, इसको पूरे रिजल्ट को एक साथ लेना है। सारे रिजल्ट को अगर हम एक साथ लेंगे तो ध्यान देना कि मैं यहां पर ग्राफ में रफ कर रहा हूं परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट का। तो इस पे देखना क्या होता है यहां पे कि हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि स्पान टू द डेप्थ रेशियो है
उसके कोरस्पॉन्डिंग वो वैल्यूज किस पे होती है, ए वैल्यूज मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 इंटू रिडक्शन फैक्टर, ये होता है। तो देखना ए वैल्यूज की हमने बात की थी कैंटिलीवर बीम के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 और लास्ट वन कंटिन्यूअस बीम के लिए जब हमने बात की थी वो वैल्यू क्या थी, 26 थी। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से, ए वैल्यूज की हम बात कर चुके थे, ये कब वैलिड था, स्पान अप टू 10 मीटर, मतलब जब आपका स्पान क्या हो, स्पान लेस देन 10 मीटर हो। ये कब वैलिड था, जब स्पान ग्रेटर देन 10 मीटर हो। ये किसके लिए था, टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए, और ये किसके लिए था, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए, और ये वाला पार्ट किसके लिए था, ये फ्लैंज सेक्शन के लिए। ठीक है, देखना ध्यान से, यहां पर अगर हमारे पास ए वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज पड़ी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डेप्थ निकालनी होगी, तो मतलब स्पान टू द डेप्थ रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, इससे लेस देन होना चाहिए। ध्यान रखना है, एक्चुअली लेस देन होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट में लाना है। तो देखना ध्यान से, अगर मैं यहां पर डेप्थ इक्वल्स टू लिखना चाहूं इसको, तो डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन, डेप्थ इधर चला जाएगा, बाकी सारे रेशियो इधर आ जाएंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन स्पान टू द ए वैल्यूज इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 इंटू रिडक्शन फैक्टर। अब जितने भी यहां पर पॉइंट लिखे गए हैं और जो भी बताए गए हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज की बात करते हैं। देखना ए वैल्यूज से कोई इफेक्ट नहीं होता, वो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फिक्स इफेक्ट है जो भी आता है। मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की हमने बात की थी कि स्पान, अगर यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर करेंगे मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 काम में लेंगे, 10 बाई स्पान होगा, 10 बाई स्पान होगा, तो यहां पर ध्यान देना 10 बाई स्पान कब काम में लेंगे, ग्रेटर देन 10 मीटर। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज आएगी ऑलवेज लेस देन 1 आएगी, और लेस देन 1 मतलब ये वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो डेप्थ की वैल्यू इससे क्या होगी, इफेक्ट इंक्रीज होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से, इसकी बात करते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 की। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 ग्रेड ऑफ स्टील इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो रहा था, एफएस की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी और मॉडिफिकेशन 2 भी इंक्रीज हो रहा था, और जैसे ही मॉडिफिकेशन फैक्टर 2 इंक्रीज होगा तो डेप्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई? अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 की। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 की बात करेंगे तो मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये वाली वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये वैल्यू इंक्रीज करेंगे, वैल्यू बड़ी रहेगी 1 से। ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या आएगा मॉडिफिकेशन फैक्टर 3 का, कि ये डेप्थ को रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जहां भी प्रोवाइड होगा, डबली रेनफोर्स बीम में जैसे प्रोवाइड करते हो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, तो वहां पर आपके पास रिजल्ट क्या आता है कि डेप्थ रिड्यूस हो जाती है, डेप्थ को फिक्स कर दिया जाता है। अब बात करते हैं रिडक्शन फैक्टर की। रिडक्शन फैक्टर के साथ क्या कहानी थी, रिडक्शन फैक्टर फ्लैंज सेक्शन के लिए तो 1 होता है। देखो इसकी दो कहानी बन के आएगी, एक तो 1 था और एक लेस देन 1 था। अब देखो 1 रखो, यहां पर 1 रखोगे तो डेप्थ की कुछ वैल्यू आई यहां पर, ठीक है, मतलब अब 1 रखा, अब लेस देन 1 रखो, लेस देन 1 रखते ही डेप्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो फ्लैंज सेक्शन है वो ज्यादा डिफ्लेक्शन देंगे, मतलब उसमें ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन। यहां तक बात समझ में, मतलब फ्लैंज सेक्शन क्या प्रोवाइड करेंगे, मोर डेप्थ प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन। यहां तक क्लियर है? और फ्लैंज सेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर सेक्शन, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है वेब विड्थ टू द फ्लैंज विड्थ क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का 1 होता है। और 1 होगा तो यहां पर कोई खास इफेक्ट, यहां पर इफेक्ट नहीं आएगा, जिससे डेप्थ की जो वैल्यू एक्चुअली वही रह जाएगी। क्लियर है यहां तक? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।